हेलो गाइस, ये है रिटर्निंग विद एब्सोल्युटली नथिंग का पार्ट फिफ्थ। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस सीरीज़ के पिछले पार्ट देखने हैं तो फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें एक जगह ही देख सकते हैं। और हाँ, जो मेरे इस चैनल पे दूसरी सीरीज़ चल रही है वो भी इसी की तरह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। चलिए अब इस पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, ली संगमिन गॉडेस मीशे के रियल्म में आता है ताकि वो अब अपनी ट्रेनिंग को एंड कर सके। तो फिर अब गॉडेस मीशे उसके ऊपर से सारी रेस्ट्रेंट्स हटा देती हैं, जिसके चलते वो अब देख पाता है। गॉडेस मीशे पूछती हैं कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है अपने सेंसेस को वापस पाने के बाद। तो फिर संगमिन जवाब देता है कि अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे फील कर पा रहा हूँ, अब मैं देख सकता हूँ और ना ही अब मुझे वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कि मुझे पहले सुनाई देती थी, और ना ही अब मैं अपनी बॉडी पे उतना ज़्यादा वजन महसूस कर पा रहा हूँ। गॉडेस मुझे उससे घूर रही रहती हैं, तो फिर वो इसके बारे में पूछता है। तो वो कहती हैं कि मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे तुम्हें कौन सा रिवॉर्ड देना चाहिए। तुमने लगभग 3 साल मीशे माउंटेन पे बिताए हैं, वो भी इतनी ज़्यादा रेस्ट्रेंट्स के साथ। हालांकि कुछ पीपल इतने ज़्यादा रेस्ट्रेंट्स खुद के ऊपर ले लेते हैं, पर आखिरी में वो बस सिर्फ मर ही जाते हैं क्योंकि वो उन्हें संभाल ही नहीं पाते। इसी चीज़ के चलते ये बहुत सेटिस्फाइंग है तुम्हारे जैसे किसी को देखना। तो फिर मैं तुमसे ही पूछती हूँ कि तुम मुझसे क्या लेना चाहते हो। संगमिन फनी वे में पूछता है, क्या आप मेरे मार्शल आर्ट के टैलेंट को बढ़ा सकती हैं। तो फिर गॉडेस मीशे जवाब देती हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक तरीके से चीटिंग ही मानी जाने वाली है। संगमिन मन में सोचता है कि कोई भी मीडियोकर चीज़ मेरी मदद नहीं कर पाएगी और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मुझे बस स्ट्रांग होना है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। वो गॉडेस मीशे से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, क्या आप मुझे कुछ ऐसा दे सकती हैं जो कि मुझे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गॉडेस मीशे थोड़ी देर सोचने के बाद कहती हैं, मैं सोचती हूँ जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहिए वो इस टाइम टाइम है, तो फिर मैं तुम्हें टाइम देती हूँ। इस चीज़ को सुन के संगमिन शौक रहता है। गॉडेस मीशे संगमिन के ऊपर एक मार्क बनाते हुए कहती हैं कि तुम्हें ड्रीमोर जाना चाहिए और इस मार्क को तुम्हें डैनीर को दिखाना है। संगमिन पूछता है, ये डैनीर है कौन। तो गॉडेस मीशे जवाब देती हैं कि डैनीर जो है वो गॉड ऑफ टाइम है, वो भी तुम्हें एक ट्रायल देगा, पर ये याद रखना कि उसका जो ट्रायल होगा वो मेरे ट्रायल से कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होने वाला है, पर तुम में वो कैपेबिलिटी है जो तुम उस ट्रायल को पास कर सको। जैसा कि यहाँ पर रहता है कि तुम्हारे एक्शंस ही डिफाइन कर पाएंगे कि तुम्हें वहाँ से क्या मिलेगा, वैसा ही वहाँ पर भी होने वाला है। इस चीज़ को सुन के संगमिन कहता है कि यही चीज़ तो अभी बस मुझे चाहिए थी। फिर गॉडेस मीशे कहती हैं कि जो ये रिवॉर्ड था वो उसके लिए था कि तुमने फ्लेम को ओवरकम कर लिया, अब मुझे तुम्हारे 3 ईयर ट्रेनिंग के लिए तुम्हें रिवॉर्ड देने दो। फिर वो एक चुटकी बजाती हैं जिससे कि एक इंसान सामने आता है। वो कहती हैं संगमिन से कि अब मैं तुम्हें रिकमेंड कर रही हूँ एक नए मेंबर के तौर पे एरिब्रिशा में। वो इंसान अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं इंटरमीडिएट हूँ एरिब्रिशा का, और वो संगमिन को देखते हुए कहता है, क्या यही वो इंसान है जिसे कि आप रिकमेंड करना चाहती हैं। तो फिर गॉडेस मीशे कहती हैं हाँ, पर वो इंसान कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पर जो इसकी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो तो इतनी हैं ही नहीं कि ये हमारी गिल्ड में ज्वाइन हो सके। पर गॉडेस मीशे उससे कहती हैं कि ध्यान से देखो। फिर वो थोड़ी देर देखने के बाद ली संगमिन से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी, पर आप पूरी तरीके से ही क्वालिफाइड हैं हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। फिर से वो माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे आपको आपकी लो मार्शल आर्ट के तौर पे जज नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ को सुन के खुद संगमिन भी शौक रहता है और वो पूछते हुए कहता है कि जितनी की एज मेरी है और जिस लेवल पे मैं अभी पहुंच चुका हूं, मैं तो किसी भी गिल्ड में ऐसे ही ज्वाइन हो सकता हूं विदाउट रिकमेंडेशन भी। ऐसा तुम्हारी गिल्ड में क्या है जो इसे इतना खास बनाती है, और तुम तो ये भी कह रहे हो कि मेरी स्किल्स अभी इतनी ज़्यादा हैं ही नहीं। तो फिर वो इंसान एरिब्रिशा के बारे में बताता है कि ये एक इंटरमीडिएटरी गिल्ड है जो कि अपने क्लाइंट के ऑर्डर पे कुछ भी जो भी वो डिज़ायर करती हैं वो उन्हें दे सकती है, चाहे वो कोई मिशन असाइनमेंट हो या फिर कोई ऑक्शन या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी उन्हें चाहिए हमारी गिल्ड वो सब उन्हें प्रोवाइड कर सकती है। ये सुन के संगमिन कहता है, तो इसका मतलब तुम लोग पक्का ही मार्शल आर्ट और एलेक्सर्स भी सेल करते होगे। ये सुनते ही वो इंसान एक सिर्फ फ्लिक करता है जिसके चलते संगमिन के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें कुछ ज़्यादा ही रेयर और एक्सपेंसिव और मटेरियल्स की लिस्ट रहती है जो कि उनके पास अवेलेबल हैं, जिन्हें देख के कुछ संगमिन भी शौक रहता है क्योंकि ये कभी भी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं रहती और ना ही कोई भी कीमत इन्हें खरीद सकते हैं। फिर वो इंसान कहता है, यही हमारी गिल्ड करती है, अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो वो आप बता सकते हैं। संगमिन गॉडेस मीशे से पूछता है, क्या आप भी इस गिल्ड की मेंबर हैं। तो फिर वो जवाब देती हैं, हाँ मैं तो एक रेगुलर मेंबर हूँ। इस चीज़ को सुन के संगमिन शॉक हो जाता है। वो सोचता है ये ऐसी कौन सी गिल्ड है जिसके मेंबर्स खुद डेटीज़ तक हैं। फिर वो इंसान पूछता है, क्या आप हमारी गिल्ड का मेंबर बनना चाहेंगे मिस्टर ली संगमिन। तो फिर संगमिन भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। फिर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद वो इंसान कहता है कि आप इस चीज़ के चलते आप हमारी गिल्ड के एक ऑफिशियल मेंबर बन चुके हैं। फिर वो इंसान एक चुटकी बजाता है जिसके चलते
संगमिन के लुक्स टोटली चेंज हो जाते हैं, उसके सारे कपड़े चेंज हो जाते हैं और उसका हेयर स्टाइल भी। फिर वो जाते जाते कहता है कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो बस आपको मेरा नाम बुलाना है। उसका नाम नेवेल होता है। गॉडेस मीशे उससे कहती हैं कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। तो फिर संगमिन भी कहता है हाँ ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। इसे सुन के वो कहती हैं कि तुमने एरिब्रिशा को ज्वाइन कर लिया है, ये तो इतनी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है कि तुम्हें अभी सेलिब्रेट करना चाहिए। इस चीज़ को जाने दो, पर तुम ये बताओ कि अब तुम कहाँ जाने वाले हो। संगमिन जवाब देता है कि अब मैं बिहेंजर जा रहा हूँ। गॉडेस मीशे कहती हैं हमेशा अपने हार्ट को फॉलो करना और वही चीज़ें करना जो कि तुम करना चाहते हो, पर कभी भी वो चीज़ें बिल्कुल भी मत भूलना जो कि मैंने खुद से कही थी। गॉडेस मीशे इस टाइम उन बातों के बारे में बता रही रहती हैं जो कि उन्होंने ली संगमिन को इनडायरेक्टली बताई थी, क्योंकि वो उसे डायरेक्टली बता नहीं सकती। अब हमें संगमिन को मीशे माउंटेन के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जाते जाते उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा रहता है जो कि गॉडेस ने उसे इनडायरेक्टली बताई थी। पर तभी उसके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, पर वो उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता। वो अभी भी उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता है। वो सिर्फ अपना एक स्पीयर निकाल के सिर्फ एक स्ट्राइक में उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। फिर वो आखिरी में कंक्लूजन निकालता है कि इन सारी बातों का सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, बस ये मुझे सिरदर्दी देने वाली हैं। फिर वो बताता है मीशे माउंटेन में 3 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद अब वो मास्टर मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। वो सोचता है कि मेरी जो फिज़िकल एज है वो अभी भी 18 है और मैं अभी से ही एक मास्टर बन चुका हूँ। अगर लोग मुझे देखेंगे तो पक्का ही वो मुझे कोई जीनियस समझेंगे, पर जो रियलिटी है वो इससे काफ़ी ज़्यादा ही अलग है और मुझे अभी भी कुछ ज़्यादा ही लंबा रास्ते पर जाना है। फिर वो खुद से ही कहता है कि मैं अब वो सब कुछ करूँगा जो कि मैं कर सकता हूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। सबसे पहले मैं बिहेंजर जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं एक मर्सनरी बनूँगा। फिर हमें एक आइटम के बारे में बताया जाता है जो कि एक आर्मर है, जो कि ब्लैक डंजन में मिला था एक एडवेंचरर को ली संगमिन की पिछली लाइफ में, जिसके चलते एक सी रैंक मर्सनरी एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट बन गया था, वो भी तुरंत का तुरंत। इस चीज़ को सोचकर संगमिन सोचता है कि अगर मेरा जैसा मास्टर मार्शल आर्टिस्ट उसे इस्तेमाल करे तो शायद से मैं सुप्रीम लेवल पे पहुंच जाऊं। वो अब बताता है कि वो मीशे माउंटेन पे जैसे ट्रेनिंग कर रहा था वैसे ट्रेनिंग करता रह सकता था, पर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे वो जाने नहीं दे सकता। और जो रेड होगी उस डंजन में वो लगभग आधे साल के बाद होगी। तब तक मुझे वहाँ बिहेंजर में जाकर एक रिनाउंड मर्सनरी बनना पड़ेगा ताकि मैं उस रेड में पार्ट ले पाऊँ। फिर हमें बिहेंजर के मर्सनरी गिल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर ली संगमिन किसी से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर मर्सनरी बनना है। वो इंसान कहता है कि तुम इस चीज़ के बारे में मुझसे क्यों बात कर रहे हो, मैं तो सिर्फ एक बार टेंडर हूँ। तुम्हें सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को बताना चाहिए। इस चीज़ को सुन के पीछे एक मर्सनरी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अब तो बच्चे भी मर्सनरी बनने के लिए आ गए, तुम्हें तो सिर्फ डिशेस को वॉश करते रहना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें होने नहीं चाहिए। पर ली संगमिन अपनी जगह से बिना हिले उसके पास जो फॉक रहता है उसे अपने पास ले आता है और उस पर ब्लेड एनर्जी चढ़ा के बारटेंडर को दिखाता है। इसे देख के बारटेंडर भी शौक रहता है और वो कहता है कि तुम तो एक मास्टर हो, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम एक मास्टर हो, तुम बैठो। इस चीज़ को सुन के बाकी जो लोग रहते हैं वो भी शौक हो जाते हैं। बारटेंडर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उससे कहता है कि मेरा नाम वर्णे है और मैं एक मेज हूँ और मैं इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी हूँ और ये बस मेरी एक हॉबी है जिसके चलते मैं सिर्फ एक बारटेंडर होने का काम करता हूँ। संगमिन इसे सुन के सोचता है कि मुझे ये पहले से ही पता था, तभी तो मैंने तुमसे बात की आकर। जब मैंने पिछली लाइफ में मर्सनरी बनना चूज़ किया था मैंने यहीं से ही शुरू किया था। गिल्ड मास्टर संगमिन से कहते हैं जब भी कोई मास्टर उनके गिल्ड में आता है वो डायरेक्टली ही एस रैंक का मर्सनरी बन जाता है, पर हालांकि तुम्हारी जो एज है वो बहुत ज़्यादा ही कम है, तो किसे पता तुम बहुत ज़्यादा ही इनएक्सपीरियंस्ड हो जिसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ ट्रेनिंग ही की हो। हमें वॉरियर्स चाहिए, तो फिर हमें तुम्हारी स्किल्स को टेस्ट करना पड़ेगा। संगमिन भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। गिल्ड मास्टर कहता है तो फिर ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक अप्रोप्रिएट असाइनमेंट रख दूंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें एक और एस रैंक हंटर ज्वाइन करेगा तो फिर वो इतना भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। और अगर तुम उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लोगे तो फिर मैं तुम्हें एक एस रैंक मर्सनरी बना दूंगा। संगमिन भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इंसान संगमिन से कह रहा रहता है तुम तो बहुत शांत हो, क्या तुम हमेशा से ही ऐसे हो। संगमिन जवाब देता है कि शायद से हो सकता है। तो फिर वो इंसान कहता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो, मुझे लगा तुम कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होगे, जैसा कि तुमने पिछले दिन उस इंसान से उस फॉक को बिना उसके जाने छीन लिया था। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम कभी लड़कियों को पा ही नहीं पाओगे। पर ये कहकर फिर से वो संगमिन की तरफ देखता है, पर उसे देख के वो खुद ही डिप्रेशन में चला जाता है। वो कहता है पक्का ही तुम पा लोगे। संगमिन इस इंसान के बारे में बताता है कि ये एक एस क्लास मर्सनरी है जिसका कि नाम रूड है। हालांकि मुझे इससे पिछली लाइफ में मिलने का मौका नहीं मिल पाया था, पर मैंने इसके नाम को बहुत सुना था और इसे ही इस असाइनमेंट में मेरा टीममेट बनाया गया है। रूड पूछता है क्या तुमने कभी ओगर से फाइट की है। संगमिन जवाब देता है नहीं।
संगमिन ओगर के बारे में बताते हुए कहता है कि ओगर्स जो होते हैं वो वन ऑफ द पावरफुल मॉन्स्टर्स में आते हैं। इनके पास हाई मैजिक रेजिस्टेंस होता है और इनकी जो स्किन होती है वो स्टील से भी ज़्यादा टफ होती है। और मेरा टास्क ओगर को किल करने का ही है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस जंगल में ओगर को देखा है और विलेज ने रिक्वेस्ट की है गिल्ड से ताकि वो ओगर को किल कर सकें। रूट कहता है जैसा कि हम 2 लोग हैं और दोनों ही मास्टर हैं, तो फिर हम लोगों को एक ओगर को किल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पर वो फॉरेस्ट को देख के कहता है यहाँ पर कुछ अजीब है, ये फॉरेस्ट कुछ ज़्यादा ही छोटा है एक ओगर के लिए। संगमिन पूछता है कि तुम्हारा इस चीज़ से मतलब क्या है। रूट जवाब देते हुए कहता है कि जो ओगर्स होते हैं वो 3 से 5 मीटर लंबे होते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत ज़्यादा खाना होगा। पर ये फॉरेस्ट इस तरह छोटा है कि उन्हें इतना ज़्यादा खाने को मिलेगा ही नहीं यहाँ पर तभी कुछ देख के वो दोनों ही लोग शॉक हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो एक डियर की डेड बॉडी होती है। रूट कहता है कि मैं ओगर के अलावा और कुछ भी नहीं सोच सकता जो कि इस डियर को ऐसे फाड़ पाए। पर तभी संगमिन कहता है कि उस ओगर ने इस चीज़ को खाया क्यों नहीं। रूट भी कहता है हाँ ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है। फिर तभी उन दोनों को एक जगह से कुछ ज़्यादा ही प्रेशर सेंस होता है। वो लोग अपने वेपन को निकालते हुए उस जगह पे जाने लगते हैं। वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं एक मॉन्स्टर को। उसे देख के वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। रूट डरते हुए कहता है कि ये तो डील का पार्ट बिल्कुल भी था ही नहीं, हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, हम किसी ऐसी चीज़ को कैसे ही झेल सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस ओगर की बॉडी कुछ ज़्यादा ही अजीब रहती है। वो लोग कहते हैं कि ये तो एक काइमेरा ओगर है। हमें काइमेरास के बारे में बताया जाता है कि ये एक टाइप के ऐसे मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें रिसर्च करके बनाया जाता है। हर एक लिविंग बीइंग के पास अपनी फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं, पर हम लोग इन लिमिटेशंस को सरपास भी कर सकते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खुद के अंदर जोड़ के। अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे लें गॉब्लिन, जो कि एक एफ रैंक क्रिएचर होता है, अगर हम लोग उसका कोई भी काइमेरा वर्जन लें तो वो एटलीस्ट बी रैंक से शुरू होता है। और अगर किसी ओगर का काइमेरा फॉर्म बनाया जाए तो रूट मन में सोचता है तो फिर किसी एस क्लास मर्सनरी के लिए भी उसे हैंडल करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होगा या फिर बिल्कुल ही नामुमकिन। हमें दिखाया जाता है ओगर अटैक करता है। रूट तो वहाँ से भागने लगता है पर संगमिन वहीं पर ही रुका रहता है। पर जैसे ही अटैक उसके एकदम ही पास आ जाता है, संगमिन अपनी फुट स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करके उस अटैक से बच जाता है। पर इस चीज़ से खुद संगमिन भी शॉक रहता है। वो सोचता है कि मैं कभी इतना ज़्यादा तेज़ था। फिर वो सोचता है ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि अब मेरे ऊपर बिल्कुल भी हैवीनेस रेस्ट्रेन है ही नहीं। ओगर एक बार फिर संगमिन के ऊपर अपने फिस्ट से अटैक करता है, पर इस बार संगमिन उसके हाथ के ऊपर चढ़ के उसके चेस्ट के ऊपर अपने स्पीयर से अपना फर्स्ट मूव ट्राई करता है, पर वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ओगर के ऊपर स्क्रैच तक नहीं आया होता। रूट पीछे खड़े होकर सोच रहा रहता है कि उसने तो ब्लेड एनर्जी इस्तेमाल की थी पर तब भी उसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आया। हम लोगों को जो टास्क दिया गया था वो एक नॉर्मल ओगर को किल करने का था, ना कि एक म्यूटेंट मॉन्स्टर को। पर अब ये कुछ ज़्यादा ही देर हो चुकी है भागने के लिए। मुझे नहीं पता कि हम लोग इसे मिलकर हरा भी पाएंगे, पर मुझे उसकी मदद ज़रूरी करनी चाहिए। पर तभी संगमिन टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ इस फाइट से बाहर ही रहना है। पर रूट चिल्लाते हुए टेलीपैथी में कहता है कि क्या तुम बिल्कुल ही पागल हो चुके हो, वो एक काइमेरा ओगर है। संगमिन कहता है मुझे पता है। तो रूट कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, उसकी जो डिफ़िकल्टी है वो आम एस लेवल से कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली जा चुकी है। संगमिन कहता है कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ पर मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर संगमिन ओगर के ऊपर अपने सेकेंड मूव से अटैक करता है, पर अभी भी ओगर के ऊपर बिल्कुल भी स्क्रैच पड़े नहीं होते हैं। रूट पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, अभी भी उसके ऊपर कोई स्क्रैच तक नहीं पड़ा। उसकी जो स्किन है वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, अगर मैं भी इसे ज्वाइन कर लूँ तो भी ये कोई भी अंतर नहीं बताएगा। संगमिन फिर अपने स्पीयर पे लगे हुए क्लोथ का इस्तेमाल करता है ओगर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर वो जंप करते हुए कहता है कि हालांकि तुम्हारी स्किन हार्ड है, क्या तुम्हारी आंखें जो हैं वो भी इतनी ज़्यादा ही हार्ड हैं। वो उसकी आंखों के ऊपर अटैक करता है। इस चीज़ को देख के रूट हैरान होते हुए सोचता है कि पहले तो उसने अपने स्पीयर पे लगे हुए थ्रेड से ओगर को डिस्ट्रैक्ट किया और फिर उसके वीक पॉइंट पे अटैक किया। हालांकि वो कुछ ज़्यादा ही यंग है, पर वो इस तरीके से फाइट करता है जैसे उसके पास कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है फाइट करने का। संगमिन अपने पाउच से एक नया स्पीयर निकालते हुए सोचता है कि यहाँ पर कोई जगह है जिसको कि मेरा स्पीयर पियर्स कर सकता है, तो बस मुझे कुछ नहीं करना, उस जगह पे बार बार हिट करते रहना है। पर तभी संगमिन शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है ओगर की आई रीजनरेट करने लगती है और फिर से ही पूरी बन जाती है। पीछे से रूट चिल्लाते हुए कहता है मुझे लगा ही था कि जो ओगर है उसका फ्यूज़न एक ट्रोल के साथ किया गया है और ट्रोल के पास कुछ ज़्यादा ही हाई रीजनरेशन पावर होती है, जिसके चलते इसके भी पास रीजनरेशन पावर आ गई है।
संगमिन मन में सोचता है कि जो छोटी मोटी इंजरीज़ हैं उससे इसका कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर मुझे करना क्या चाहिए? फिर वो विजियन और सोगो को याद करते हुए कहता है कि अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है। तो फिर मैं यहाँ पर तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं मार सकता, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। इस फाइट को हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय। और हाँ, कमेंट्स छोड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।